स्वीट कॉमेट का 24th पार्ट देखेंगे। अगर आपने पिछले के 23 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, फिर इस सीरीज का आनंद उठाइए। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि हुडी ने मिंग टैन को किडनैप कर लिया था क्योंकि वो फेंग यू के साथ फाइट करना चाहता था। फेंग यू भी उस जगह पर पहुंचे और दोनों का मैच हुआ था, लेकिन फाइट में बदकिस्मती से फेंग यू को चोट आ गई थी। अब फेंग यू के बदले मिंग टैन के साथ फाइट करने के लिए हुडी तैयार हो जाता है। तब जाओमी के पापा आए और उन्होंने मिंग टैन को डेथ स्ट्राइक सिखाई और अब मिंग टैन और हुडी फाइट के लिए रिंग के अंदर आ चुके थे। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हुडी मिंग टैन को लगातार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग टैन उसके हर पंच को खूबसूरती से डिफेंड करता है। फिर मिंग टैन डेथ स्ट्राइक का पहला वार करने वाला होता है। अब हुडी उसके किसी भी मूवमेंट को गैस नहीं कर पाता। मिंग टैन के मूवमेंट्स इतने फास्ट होते हैं कि हुडी को अपना अगला स्टेप सोचने का टाइम ही नहीं मिलता और इस वजह से वो बहुत ही जल्द एकदम थक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर मिंग टैन डेथ स्ट्राइक का फाइनल स्टेप यानी उसकी छाती पर फुल फोर्स के साथ अपना पावरफुल पंच उतारने वाला होता है, लेकिन वह एंड वक्त पर खुद को कंट्रोल कर लेता है और अपने पंच को रोक लेता है। इसलिए जाओमी के पापा ने पहले ही कहा था कि डेथ स्ट्राइक सिर्फ उसको सीखनी चाहिए जो अपने माइंड को कंट्रोल में रख सके, और सिर्फ ऐसा इंसान ही डेथ स्ट्राइक को कंट्रोल कर सकता है। अगर मिंग टैन ने वो कंट्रोल नहीं किया होता और उसने आखिरी पंच मार दिया होता तो हुडी तो रिंग के अंदर ही मर जाता। अब हुडी जान गया है कि मिंग टैन ने मैच जीत गया है। मिंग टैन के फ्रेंड्स और जाओमी के पापा बहुत ही खुश होते हैं। मिंग टैन भी रिंग के बाहर जाने वाला होता है कि तभी हुडी अचानक उसकी छाती पर एक तगड़ा पंच करता है। दरअसल हुडी अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था और मिंग टैन जो कि रिंग के एज पर खड़ा था ऊंचाई से नीचे धड़ करके गिरता है और उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट आती है। फिर सभी घबराकर नीचे भागते हैं। अगले सीन में पुलिस फोर्स वहां पर आती है। पुलिस ऑफिसर शेबी हुडी और उसके गैंग को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर मिंग टैन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर फेंग यू से कहते हैं कि मिंग टैन के सर पर बहुत ही गहरी चोट आई है और उसको ठीक होने में काफी दिन लग सकते हैं और इस तरह की चोट से मोस्टली कोमा में जाने का डर रहता है। और ये सुनकर फेंग यू बहुत ही चौंक जाती है और बहुत ही उदास हो जाती है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मिंग टैन के लिए प्रार्थना करती है और फिर हॉस्पिटल में फेंग यू मिंग टैन की देखभाल के लिए वहीं रुकती है। वो बहुत ही रोती है कि मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती, प्लीज कम से कम मेरे खातिर अपनी आंखें तो खोलो, मैं फिर तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगी। फिर दूसरी ओर स्टूडेंट्स भी प्रार्थना कर रही होती हैं कि मिंग टैन जल्दी ठीक हो जाओ और दादाजी भी ये प्रार्थना करते हैं कि अबे जल्दी से आंख खोल दे, फेंग यू को अपने रास्ते पर लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, अगर तू यूं ही पड़ा रहा तो फेंग यू तुझ पर तरस खाकर यहीं रह जाएगी। दादाजी को तो पता नहीं अपनी पड़ी है। तब फेंग यू आकर कहता है कि फेंग यू मिंग टैन के साथ हॉस्पिटल में है, इसलिए इस वक्त आप फौरन जाने की बात तो मत ही कीजिए। दादाजी के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता। वो चिढ़कर कहते हैं कि हाँ बेटा, जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। बात तो ऐसी कर रहा है जैसे मुझे वर्ल्ड के बेस्ट दादाजी का टाइटल जीतना है। अब इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। फेंग यू हमेशा मिंग टैन के पास ही रहती है और उसका ख्याल रखती है। कभी कभी वो फूट कर रोने लगती है और रोते वहीं पर सो जाती है और इस तरह एक दिन उसके आंसू मिंग टैन के हाथ पर गिरते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिंग टैन को फेंग यू के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे हैं। अगले दिन सुबह मिंग टैन अपनी आंखें खोलता है और फेंग यू को अपने पास देखकर बहुत ही अच्छा फील करता है। उसके सर पर अपना हाथ फेरता है। फेंग यू जाग जाती है और मिंग टैन को देखकर बहुत ही खुश होती है। अब इस बात की खबर मिलते ही उसके फ्रेंड्स और कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स एकदम खुश हो जाते हैं। वहाँ पर दादाजी भी बहुत ही खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब मिंग टैन बिल्कुल ठीक हो गया है और उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके फ्रेंड्स फिर उसको घर छोड़ने आते हैं। अब फेंग यू सोच में पड़ जाती है कि क्या मेरा फौरन जाना जरूरी है। उसके बर्ताव से दादाजी को भी शक हो जाता है कि अब ये फौरन नहीं जाना चाहती, इसलिए वो भी फेंग यू से मिलते हैं और उसे अंकल जी के बारे में याद दिलाते हैं। वो भी जानबूझकर वो हर पल फेंग यू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उसका फौरन जाना सबके लिए अच्छा होगा। अब इस सिचुएशन में मिंग टैन और फेंग यू अंकल जी की कब्र पर जाने का फैसला करते हैं और ये बात दादाजी को पता चल जाती है। फिर वो अपना अगला प्लान बनाते हैं। उसके बाद वो अंकल जी की पत्नी को कॉल करते हैं। अब ये दोनों अंकल जी की कब्र पर पहुंचते हैं तो मिंग टैन वहां अपने दिल की बात कहता है कि प्लीज मेरे पापा को माफ कर दीजिए, उन्होंने अनजाने में गलती कर दी है, उनकी गलती की सजा मैं और फेंग यू भुगत रहे हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं फेंग यू को कभी खोना नहीं चाहता, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा साथ रहें। अब इस तरह वो प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना सुनकर फेंग यू कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है। फिर मिंग टैन उसके पीछे जाता है। तब आंटी वहां पर आती है और मिंग टैन के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मेरा नाम मिंग टैन है और मिंग नाम सुनते ही आंटी एकदम गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम मिंग हाई के बेटे हो। इसी बीच फेंग यू मिंग टैन को वहां से दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग टैन कहता है कि मैं खुद इनको फेस करना चाहता हूं और इनसे माफी मांगना चाहता हूं। आंटी, मेरे पापा की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन आंटी अपनी एक्टिंग जारी रखती है और कहती है तुम्हारे पापा ने जानबूझकर मेरे पति को मार डाला, तुम्हारे पापा की वजह से ही आज मैं और मेरा बेटा इस कदर जी रहे हैं और हमें गरीबी में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। अपने पति के खूनी को मैं कैसे माफ कर दूं? उसके बेटे को भी मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अब एंटी फेंग यू से कहती है कि तुम एक कातिल के बेटे के साथ घूम रही हो, इसके पापा ने तुम्हारे प्यारे अंकल जी का खून किया है और मेरे पति तुमको अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और तुम उसका ये बदला चुका रही हो।
इस तरह जले पे नमक छिड़ककर आंटी चली जाती है। अब कुछ दूर जाकर वो दादाजी को कॉल करती है और कहती है कि आपका काम हो गया, मेरी पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। वाह, ये अच्छी नौकरी ढूंढ ली आंटी ने, जब पैसे का मन करे तो बस इनका काम कर लो। दादाजी कॉल कट करके उसके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं और सोचते हैं कि मुझे अपनी फेंग्यू की भलाई के लिए ये सब करना पड़ रहा है। यहाँ मिंगटैन फेंग्यू से पूछता है कि वो मुझे खूनी का बेटा क्यों कह रही थी। अगर तुम जानती हो कि उस दिन असल में क्या हुआ था तो प्लीज मुझको सच से बता दो। मेरे पापा किसी का खून नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है कि तुम कोई सच मुझसे छुपा रही हो, इसलिए तुम फाइनल्स के दिन भी नहीं आई थी। अब उसकी जिद के आगे फेंग्यू को सब कुछ बताना पड़ता है। दरअसल तुम्हारे पापा ने मैच से एक दिन पहले कुछ गुंडों को मेरे अंकल जी के पास भेजा। उन गुंडों ने उन्हें खूब मारा और अगले दिन मैच में तुम्हारे पापा ने अंकल जी को उन्हीं जगहों पर अटैक किया जहां उनको पहले दिन चोट आई थी, और ऐसा कर कर उन्होंने मेरे अंकल जी का खून कर दिया। मैं तुमको ये सब नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हारे दुख को नहीं देख सकती। अब ये सब सुनकर मिंगटैन एकदम सुन हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके पापा ने ऐसा किया होगा। वो फेंग्यू से कुछ नहीं कहता, फेंग्यू भी उससे कुछ नहीं कह पाती, लेकिन वो मिंगटैन को घर छोड़कर चली जाती है। अब अंदर जाकर वो सबसे पहले अपने पापा की फोटो तोड़ देता है। फिर वो रोने लगता है कि इतने सालों से मैं यही मान रहा था कि गलती से आपके हाथों वो बॉक्सर मर गया, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह प्लान करके खून कर सकते हैं। दूसरी ओर फेंग्यू भी मिंगटैन के लिए बहुत ही दुखी होती है। अब मिंगटैन सोचता है कि अगर फेंग्यू अपने अंकल जी के खूनी के बेटे के साथ रही तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए यही अच्छा होगा कि मैं उसको भूल जाऊं और उसकी लाइफ उसको खुशी जीने दूं। यहाँ फेंग्यू को भी बहुत ही बुरा लगता है कि मिंगटैन सच जान गया है, अब वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा, इसीलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ये सोचकर वो दादाजी से कहती है कि मेरे फौरन जाने का टिकट कंफर्म कर दो, मैं कल यहाँ से चले जाऊंगी। अब इस तरह फेंग्यू चौंक जाता है, लेकिन दादाजी बड़े खुश होते हैं। आहा, मजा आ गया। अब फेंग्यू अपनी चीजें पैक कर रही होती है, तब फेंग्यू वहां पर आता है और कहता है तुम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, जब तुम लौटोगी तो एक नई फेंग्यू बनकर लौटना और हमेशा खुश रहना। इस पर फेंग्यू कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें ही मिंगटैन का ख्याल रखना होगा, वो तुमसे कभी मदद नहीं मांगेगा, लेकिन फिर भी तुम उसके घर जाकर उसकी हर तरह से मदद करना, उसके भाई बहन को तुम अपने भाई बहन की तरह ट्रीट करना। और इस तरह वो बहुत ही इमोशनल होकर कह रही होती है। फेंग्यू कहता है कि दीदी तुम खुद को धोखा क्यों दे रही हो, मुझे पता है कि अब भी तुम्हारे दिल में मिंगटैन है, इसलिए तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है, फिर भी तुम फौरन जाने की जिद क्यों कर रही हो। फेंग्यू कहती है कि वो सब तुम नहीं समझोगे, लेकिन इस वक्त मुझको जाना ही होगा। अब फेंग्यू कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी करो, पर इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे मन में किसी चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुम जहां भी जाओ हमेशा खुश रहो। यह कहकर वो चला जाता है। अब अगले सीन में फेंग्यू मिंगटैन के घर पर आती है और कहती है कि मैं कल ही हायर स्टडीज के लिए देश से बाहर जा रही हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने पापा के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान हो, लेकिन तुम्हें उस फीलिंग से बाहर निकलना होगा और अपनी लाइफ के बारे में सोचना होगा। मिंगटैन कहता है कि तुम ठीक कहती हो, मैं अपना माइंड चेंज करने की कोशिश जरूर करूंगा। अब आगे दिखाते हैं तो उस रात फेंग्यू अपने फ्रेंड्स को एक छोटी सी पार्टी देती है। वे सब फेंग्यू को विदा करने के लिए एक एक करके फेयरवेल स्पीच देते हैं और आखिर में मिंगटैन कहता है कि तुम यहाँ की सारी दुख भरी बातों को भूलकर वहाँ हमेशा खुश रहना। इस डिनर पार्टी के बाद मिंगटैन और फेंग्यू घर जा रहे होते हैं और रास्ते में दोनों एक जगह रुक जाते हैं। दरअसल ये वही आइसक्रीम शॉप है जहाँ इन दोनों ने अपना लव प्रपोज किया था। मिंगटैन कहता है कि हम दोनों इस जगह को कभी नहीं भूल सकते, है ना फेंग्यू। अब म्यूजिक बजता है और दिन का एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब मिंगटैन वही बातें करता है जो उसने उस दिन कही थी, फेंग्यू भी वही बातें करती है जो उसने मिंगटैन से कही थी। फिर दोनों एक दूसरे को बहुत देर देखने लगते हैं। फेंग्यू कहती है कि अगर हमें पता होता कि हम दोनों इस तरह अलग होने वाले हैं तो शायद हम कभी प्रपोज ही नहीं करते, है ना। इस पर मिंगटैन भी कहता है कि अगर मुझे पता होता कि हमें अलग होना पड़ेगा तो भी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता। और ये बात फेंग्यू ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। फिर ये दोनों लास्ट टाइम गले मिलते हैं। अब अगले दिन फेंग्यू तैयार होकर दादाजी से मिलती है और कहती है कि आपने मेरे लिए बहुत ही कुछ किया है, आपने हम दोनों को मम्मी पापा की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी। अब आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए और कुछ घंटे आराम भी कर लीजिए और आपको ज्यादा पानी भी पीना चाहिए, ठीक है। इस तरह वो बहुत ही इमोशनल होकर कहती है। दादाजी भी जरा इमोशनल होकर कहते हैं कि ठीक है मेरी माँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिर फेंग्यू उनको बाय कहकर चली जाती है। यहाँ मिंगटैन कॉलेज में होता है और तब ऊपर से एक फ्लाइट जाती है। वो सोच रहा होता है कि इस वक्त फेंग्यू उस फ्लाइट में जा रही होगी और मन ही मन ये कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अपना ख्याल रखूंगा और हमेशा खुश रहने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों इस सीरीज का फाइनल पार्ट हम कल देखेंगे। क्या ये दोनों फिर मिले या हमेशा के लिए अलग हो गए और इनके फ्रेंड्स का क्या हुआ, इन सारे सवालों का जवाब हमें कल ही मिलेगा। और दोस्तों फाइनल पार्ट देखने से पहले हम आप सबको दिल से थैंक यू करना चाहते हैं क्योंकि आपने इस सीरीज के हर वीडियो को बहुत ही पसंद किया और हमें खूब सपोर्ट किया है। आप अपने कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि इस पूरी सीरीज में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है और आपको वो क्यों पसंद है। तो कल का फाइनल पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी को शेयर भी कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।